चैप्टर 73 फ्लैशबैक। आयरा और समर्थ की धड़कनें तेज थीं। सड़क के किनारे टूटी फूटी अरिन की कार को देख आयरा की सांस जैसे अटक गई थी। कार की हालत देखकर साफ था कि कोई टक्कर नहीं, बल्कि कोई जबरदस्ती हुई थी। दरवाजा आधा खुला था, शीशे टूटे हुए, और अंदर अरिन का कोई सामान नहीं था, न उसका फोन, न उसका बैग। मैम, कुछ गड़बड़ है, समर्थ ने चिंतित स्वर में कहा। उसने तुरंत अपने पुराने नेटवर्क से संपर्क किया और अरिन की लोकेशन ट्रेस करने को कहा। कुछ ही मिनटों में जवाब मिला, शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान गोदाम। नाम सुनते ही समर्थ का चेहरा सख्त हो गया। वो जगह, वहां तो बदमाशों का अड्डा हुआ करता था, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। आयरा का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें देर नहीं करनी चाहिए। वे दोनों जैसे ही गोदाम के बाहर पहुंचे, अंदर से आती धीमी आवाजें और चीखें सुनाई दी। समर्थ ने आयरा को पीछे रोकते हुए चुपचाप दरवाजा खोला। गोदाम के अंदर धुंधली सी लाइट में एक कोने में अरिन बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जख्मी था, और पास ही खून के छींटे थे। उसकी बाजू पर गोली लगी थी, जहां खून बहकर जख्म सूख चुका था। सामने 8-10 गुंडे थे, कुछ शराब पीते, कुछ आपस में हंसी मजाक करते। गोदाम के भारी और जंग लगे दरवाजे की दरार से झांकते हुए समर्थ ने भीतर का जायजा लिया। चारों ओर धुंधलापन था, दीवारों पर टंगी एकाध टूटी फूटी बल्बों की रोशनी में छाया और उजाले का अजीब सा खेल चल रहा था। और उन छायाओं के बीच एक कोने में पड़ा था अरिन। समर्थ, आयरा की आवाज सिसकियों में डूबी हुई थी। मेरा अरिन, प्लीज उसे बचा लो। मैम शांत रहो, समर्थ ने उसे धीरे से पीछे खींचा। मैं सर को किसी भी कीमत पर बचा लूंगा। अंदर 8-10 गुंडे मौजूद थे। किसी की पीठ पर सांप का टैटू, किसी के हाथ में लोहे की रॉड। वे हंस हंस कर शराब पी रहे थे, जैसे किसी के दर्द का जश्न मना रहे हों। अरिन के चेहरे पर खून सूख चुका था, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। समर्थ ने जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक निकाला, दूसरे हाथ में गन। वो दबे पांव गोदाम के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुआ। आयरा छिपकर देख रही थी, उसका कलेजा बाहर आने को हो रहा था, लेकिन वो जानती थी, अभी कुछ बोलने का मतलब होगा अरिन की जान खतरे में डालना। एक गुंडा अचानक चिल्लाया, अरे देखो देखो, लगता है गाड़ी बाहर रुकी है। कोई आया है क्या? बाकी सब सतर्क हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समर्थ ने पीछे से आकर पहले गुंडे की गर्दन में शॉक चिपकाया। वो एक झटके में जमीन पर गिरा, मुंह से झाग निकालता हुआ। बाकी सब चौंक गए। कौन है बे तू? एक ने झपटकर लोहे की रॉड उठाए, लेकिन समर्थ को बचाव करना बहुत अच्छे से आता है। उसने सामने वाले की कलाई मोड़ी, रॉड खींचकर फेंकी और घुटना मारकर उसे अचेत कर दिया। लेकिन इतने में बाकी गुंडे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। किसी ने पीछे से हमला किया, किसी ने लात मारी। समर्थ अब अकेला था, लेकिन हार मानना उसे आता ही नहीं था। इसी बीच आयरा ने बाहर से एक लकड़ी का डंडा उठाया और चुपचाप भीतर दाखिल हो गई। आयरा की आंखों में डर नहीं, आग थी। एक गुंडे ने जैसे ही अरिन की ओर बढ़ने की कोशिश की, आयरा ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पर डंडा मारा। वो चीखते हुए नीचे गिरा। अब युद्ध शुरू हो चुका था, समर्थ और आयरा बनाम 8 गुंडे। 5 मिनट बाद जमीन पर गिरे बदमाश कराह रहे थे। एक भाग खड़ा हुआ, लेकिन समर्थ ने पास की कुर्सी उठाकर उसके पैरों पर दे मारी। आखिरी गुंडा सिर पकड़कर बैठ गया। भाई माफ कर दो, हमें नहीं पता था वो आपका बॉस है। समर्थ ने उसकी कॉलर पकड़कर दीवार से भिड़ा दिया। किसके कहने पर अरिन को उठाया था? हाँ, हमसे एक आदमी नकाब में था, उसने पैसे दिए, कहा कि लड़के को मार डालो। नाम नहीं पता, बस इतना सुना कि कोई बस वो अपने फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था फोन पर। समर्थ की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। उसी समय आयरा रोती हुई अरिन के पास पहुंची। अरिन आंखें खोलो, उसके चेहरे को थपथपाते हुए। अरिन की सांसें चल रही थीं, लेकिन धीमी थीं। समर्थ ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन तभी उस गुंडे ने मौके का फायदा उठा समर्थ पर गोली चला दी। गोली सीधा समर्थ के कंधे पर लगी। ये देख आयरा समर्थ को बचाने के लिए उस गुंडे के हाथ पर डंडा मारती है। बंदूक हाथ से छूट जमीन पर गिर जाती है। दूसरा गुंडा आयरा के सर पर वार कर देता है। तभी पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आती है। सारे गुंडे लड़खड़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। आयरा ये सच सभी को बता रही थी, जिसे पिछले 10 दिनों से छिपाए बैठी थी। लेकिन ये सब किसने किया ये वो नहीं जानती थी। विवान की नजरें गोल घूमी, जैसे उसे किसी पर शक हो। उसने नेहा की ओर देखा, मानो वो भी जानती हो। दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। रॉय मेंशन। आदित्य का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। रीमा उसकी बगल में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो आदित्य के चेहरे पर तैर रही थी। तूने देखा? रीमा फुसफुसाए। आर्यन, आयरा, आरवी और वो अरिन, सब राघव भारद्वाज के घर। उसके मेंशन में
जहां सिर्फ बहुत करीबी लोग ही जा सकते हैं। आदित्य ने होंठ चबाते हुए सिर हिलाया। आर्यन और आयरा कभी किसी के घर ज्यादा देर नहीं रुकते, और आज तो वो खुद उस अरिन को लेकर वहां पहुंचे थे। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है आदित्य, रीमा ने बात आगे बढ़ाई, कहीं वो लोग तुम्हारे पुराने राज तक तो नहीं पहुंच गए। आदित्य की आंखें एक पल को भय से फैल गईं। आदित्य अपना डर जाहिर करते हुए रीमा से बोले, अगर उन्हें पता चल गया कि राघव भारद्वाज ही उनका असली पिता है और मैं सिर्फ एक धोखेबाज गार्जियन था जिसने उन्हें विरासत से दूर रखने के लिए खेल रचा, तो रीमा ने तीखी नजरों से देखा। बोली, तो हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, 23 साल मैंने इस सच को दफन रखा है। अगर अब उजागर हो गया तो समझो सब खत्म। रीमा की आंखों में भी डर था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। अब हमें अगला कदम सोचना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये चारों, आर्यन, आयरा, आरवी और अरिन, एक बार फिर बिखर जाएं। जो रिश्ता बन रहा है उसे तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? आदित्य ने पूछा। अब वो बच्चे नहीं रहे जिन्हें हम इमोशनल मैनिपुलेट कर सकें। रीमा की आंखों में चमक आई। तब नहीं थे, लेकिन अब भी उनके दिलों में बहुत कुछ अधूरा है, खासकर आयरा के। उसकी मां की मौत का सच, और उस रात का सच जिसे हमने अब तक छिपा कर रखा है। आदित्य का माथा पसीने से भीग गया। मतलब हमें फिर से खेल शुरू करना होगा, लेकिन इस बार दांव और बड़ा होगा। रीमा ने सिर हिलाया। अब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, हमारा राज भी दांव पर है। आगे जानने के लिए बने रहिए।